मेरा छोटा भाई और मैं एक ही समय पर अपनी बीस्टमैन दुल्हनें चुन रहे थे। उसने बिना सोचे समझे सीधे व्हाइट वुल्फ चुन ली, जिसकी कॉम्बैट पावर सचमुच हद से ज्यादा थी। और मुझे बीस्टमैन की दुखभरी जिंदगी देखकर थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने फाइटिंग पिट से एक मरती हुई मरमेड चुन ली। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो व्हाइट वुल्फ इतनी घमंडी निकलेगी। उसे इंसानों से बिल्कुल नफरत थी। मेरे भाई ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाया। दूसरी तरफ मेरी मरमेड पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, नरम दिल और देखभाल करने वाली। वो रोज मेरा ख्याल रखती थी और लोगों को ठीक भी कर सकती थी। उसने मेरे पैर भी ठीक कर दिए जो सालों से बेकार थे। जब मेरे भाई ने ये सब देखा, वो जलन से भर उठा। उसे लगा मैं फैमिली इनहेरिटेंस के लिए उससे मुकाबला करूंगा, और फिर उसने एक कार एक्सीडेंट प्लान किया और मुझे मरवा दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस उसी दिन पर आ चुका था जिस दिन हम दुल्हनें चुन रहे थे। इस बार मेरा भाई सीधे उस आधी मरी मरमेड की तरफ भागा। ये देखकर फादर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जियाची तुम मजाक कर रहे हो? ये मरमेड तो हवा का झोंका भी नहीं झेल पाएगी, ये तुम्हारी मदद कैसे करेगी? लेकिन जियाची ने सीधा जवाब दिया, डैड, मैंने फैसला कर लिया है, बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। उसकी आंखों में जो जुनून था, उसे देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है। मैं और माँ जियाची असली भाई हैं। मैं पहले फादर का सबसे होनहार उत्तराधिकारी था, लेकिन जब मैं 12 साल का था, दुश्मनों ने हमारे घर पर हमला किया और मेरी माँ और मुझे अगवा कर लिया। मैं मुश्किल से वहां से बचकर निकला, लेकिन मेरे पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। माँ उतनी किस्मत वाली नहीं थी, दुश्मनों ने उन्हें मार दिया। फादर और माँ का रिश्ता बहुत गहरा था, और जब माँ चली गई, फादर ने उसी का दोष मुझ पर डाल दिया। ऊपर से माँ फैमिली पीढ़ियों से हथियारों के कारोबार में है, जहां सिर्फ ताकत और शक्ति की कीमत होती है। मैं प्रतिभाशाली होने के बावजूद व्हीलचेयर तक सीमित हो गया और लोगों के सामने दिखाने लायक नहीं रहा। इसलिए फादर ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी और माँ जियाची को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इतने सालों में मैं फादर के पक्षपात का आदी हो चुका था। अब जियाची ने थोड़ा सा ड्रामा किया और फादर ने मजबूरी में हाँ बोल दी। वो खुश हो गया और तुरंत ऑक्शन पैडल उठा लिया। स्टाफ आए, पेमेंट लिया और रुओ शुए की लोहे की जंजीरें खोल दी। उसे सम्मान के साथ नीचे लाया गया। वो बेचारी सी लग रही थी, पूरी बॉडी पर घाव थे, फिर भी वो घुटनों पर बैठ गई और जियाची को गहराई से प्रणाम किया। उसने कहा, यंग मास्टर, मेरा नाम रुओ शुए है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब से मैं आपकी सेवा करूंगी। जियाची पूरा आनंद ले रहा था। उसने उसे उठाया और अपनी बाहों में ले लिया और बोला, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं तुम पर निर्भर हूं। ये सब देखकर मैं बस हंस पड़ा। मेरा बेवकूफ भाई, जा और संभाल अपनी जहरीली मरमेड को। उसकी नरमी और आज्ञाकारिता सब अभिनय है। मैंने फाइटिंग पिट की तरफ इशारा किया, जहां एक व्हाइट वुल्फ खून में लथपथ खड़ी थी, लेकिन अभी भी सीधी और गर्व से भरी हुई। मैंने कहा, मैं इस व्हाइट वुल्फ को चुनता हूं। वुल्फ क्लान की इंद्रियां सबसे तेज होती हैं। जैसे ही मैंने कहा, उसकी ठंडी और घमंडी नजर सीधा मुझ पर आई। उसकी आंखों में नफरत थी, पूरी अवज्ञा। जियाची ये सुनते ही हंसने लगा और बोला, बड़े भाई, सबको पता है वुल्फ क्लान को काबू करना नामुमकिन है, और तुम व्हीलचेयर में रहने वाले, तुम कैसे करोगे? फादर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। मैंने अपने घुटनों पर हाथ रखे और कहा, हाँ, मैं बेकार हूं, माँ फैमिली का कचरा जिसे सब नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी किस्मत बिना लड़े स्वीकार कर लूं। मुझे महसूस हो रहा है कि लुओशी मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं उसका भरोसा जीतूंगा और उसे अपने पक्ष में लाऊंगा। धीरे धीरे मैं वो सब वापस लूंगा जो मेरा है। फिर मैंने फादर की तरफ देखा और कहा, डैड, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, मेरे पास व्हाइट वुल्फ को काबू करने की योजना है। माँ के जाने के बाद फादर और मैं और दूर हो गए थे। इतने सालों में मैंने कभी शिकायत नहीं की और कभी उनके सामने झुका भी नहीं। ये पहली बार था जब मैंने उनसे कुछ मांगा। शायद उन्हें अपराध बोध महसूस हुआ। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे और आखिरकार मान गए। जब हम माँ फैमिली एस्टेट वापस आए, जियाची डिनर के लिए भी नहीं रुका। वो सीधे रुओ शुए को लेकर अपने निजी आंगन में चला गया। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी डर से भरी चीखें सुनाई दी। नौकर तुरंत मेडिकल सामान लेकर भागे और बटलर श्याओ घबराकर फादर के पास दौड़ा। उसने कहा, मास्टर, बहुत बड़ी समस्या हो गई। यंग मास्टर जियाची ने खुद को घायल कर लिया। उसने अपने पेट में चाकू मार लिया। ये सुनते ही फादर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और तुरंत खड़े हो गए। वो बाहर निकले ही थे कि सामने जियाची खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फादर ने उसके खून से भरे कपड़े देखे और पूछा, जियाची, तुम ठीक हो? जियाची ने सीधा जवाब दिया, डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बस टेस्ट कर रहा था, देखना था कि रुओ शुए असल में कितनी सक्षम है। मेरे फादर की तेज नजर रुओ शुए पर टिक गई, जो माँ जियाची के पास खड़ी थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये मरमेड अपने क्लान की सबसे शक्तिशाली हीलर है।
इस पीढ़ी में इससे बेहतर कोई नहीं। इसके आंसुओं में असाधारण उपचार शक्ति है। ये तो मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा कर सकते हैं। चाहे घाव कितना भी गंभीर हो, ये उसे पूरी तरह ठीक कर सकती है। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है। फादर का रवैया तुरंत बदल गया। उन्होंने रुओ शुए को एक नए नजरिए से देखा। तुम जानते हो, माँ फैमिली हथियारों के कारोबार में है। हम अपराधियों और अधिकारियों दोनों के साथ काम करते हैं और यहाँ चोट लगना आम बात है। अगर रुओ शुए हमारे साथ है तो वो सिर्फ जियाची की ही रक्षा नहीं करेगी, बल्कि पूरी माँ फैमिली के लिए उपयोगी होगी। माँ जियाची के चेहरे पर पूरी घमंडी मुस्कान आ गई। देखा डैड, मैंने कहा था ना, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। बस एक बात सोच रहा हूँ, मेरे बड़े भाई ने जो व्हाइट वुल्फ चुनी है वो इतनी ताकतवर है, पता नहीं वो उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। ये कहते ही उसने और फादर ने एक साथ मेरी तरफ देखा। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सारे नौकर जियाची के आंगन की तरफ भाग गए थे। फादर भी जल्दी में निकल गए और लुओशी अपनी मर्जी दिखा रही थी। वो मेरी व्हीलचेयर धक्का देने से मना कर रही थी। मुझे मजबूरी में खुद संघर्ष करते हुए बाहर आना पड़ा। फादर के पीछे पहुंचने में मुझे काफी समय लग गया। जहां जियाची सफलता से चमक रहा था, वहीं मैं बिल्कुल बेकार और उपेक्षित लग रहा था। फादर ने मेरी हालत देखी और ठंडी सी हंसी छोड़ी। माँ फैमिली का बेटा, जो एक औरत को भी काबू नहीं कर सकता। जियाची को मेरा अपमान देखकर मजा आ रहा था, लेकिन वो नकली चिंता दिखाते हुए बोला, डैड, मुझे यकीन है भाई ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। थोड़ा समय दे देते हैं। दोनों एक परफेक्ट प्यार करने वाले पिता और आज्ञाकारी बेटे का नाटक कर रहे थे। वो मुझे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। सिर्फ रुओ शुए जियाची के पीछे चल रही थी। जब वो मेरे पास से गुजरी, उसने चुपके से मुझे एक नजर देखा। वो कमजोर और मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन एक ही नजर में मैंने उसकी आंखों में छिपी हुई दुर्भावना देख ली। सब कुछ मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से हो रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने रुओ शुए की हीलिंग शक्ति देखी थी। 1 महीने बाद हथियारों की एक डील के दौरान, जो कि एक पुराना क्लाइंट था, सब सामान्य होना चाहिए था, लेकिन उस दिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया। मैं व्हीलचेयर में था, भाग भी नहीं सकता था। मैं व्हीलचेयर में था, भाग भी नहीं सकता था। मैं बस देख रहा था जब एक खंजर सीधा मेरे पेट में घुस गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक रुओ शुए रो पड़ी। वो रोते हुए गाने लगी और उसके आंसू मेरे घाव पर गिरने लगे। धीरे धीरे मेरा शरीर खुद ही ठीक होने लगा। उसकी आवाज ने मेरे शरीर का सारा दर्द भी शांत कर दिया। बाद में जब मैं माँ मेंशन में अपने कमरे में उठा, रुओ शुए ने बताया कि उसने मुझे मरमेड क्लान की मेडिकल आर्ट से बचाया। उसने ये भी कहा कि वो मुझे एक गुप्त तकनीक सिखा सकती है। अगर मैं उसे इस्तेमाल करूं तो न सिर्फ मेरे पैर ठीक हो जाएंगे, बल्कि मेरा शरीर बीस्टमैन जितना मजबूत हो जाएगा। पिछली जिंदगी में जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद मेरा शरीर चमत्कार की तरह ठीक हो गया। मैं शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली बन गया। फादर बहुत खुश हुए और धीरे धीरे मैंने अपनी बुद्धिमानी और योजना से वो सारी शक्ति वापस ले ली जो जियाची ने मुझसे छीन ली थी। लेकिन मेरा सब कुछ रुओ शुए ने बर्बाद कर दिया। उसकी वो गुप्त तकनीक एक धोखा थी। वो असल में जीवन शक्ति का आदान प्रदान था। उसके प्लान के हिसाब से आधे साल के अंदर मेरा पूरा शरीर अंदर से सड़ने लगता और मैं एक दिन फटकर मर जाता, और कोई सबूत भी नहीं होता कि उसने कुछ किया है। और अब वही खतरनाक तकनीक जियाची खुद पर इस्तेमाल करवाना चाहता है। अभी तो बस पहला दिन है जब वो रुओ शुए को घर लाया है और वो पहले ही अपनी मौत की तरफ दौड़ रहा है। जियाची, जब तुम खुद ही अपनी मौत चुन रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं बस इंतजार करूंगा तुम्हारी अचानक और हिंसक मौत की खबर का। 2 हफ्ते बाद फादर का जन्मदिन भोज था। उन्होंने हर तरफ के बिजनेस पार्टनर्स को माँ एस्टेट पर बुलाया। इन 2 हफ्तों में जियाची लगभग बाहर निकला ही नहीं। वो पूरा समय रुओ शुए के साथ साइड आंगन में बंद रहकर कुछ अभ्यास करता रहा। जब मैंने उसे भोज में दोबारा देखा, वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके सीने और बाजुओं की मांसपेशियां सूट के अंदर से फटने को तैयार लग रही थीं। चौड़े कंधे, पतली कमर, ताकतवर पैर, और वो पहले से काफी लंबा भी लग रहा था। मेहमान उसे देखकर हैरान रह गए। एक व्यापारी ने फादर से कहा, ओल्ड माँ, क्या जियाची को दूसरा ग्रोथ स्पर्ट आ गया है? ये तो आधे साल पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। इसका शरीर तो कुछ बीस्टमैन से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। बॉस माँ, आपने सच में कमाल का बेटा पैदा किया है। फादर इतनी तारीफ सुनकर खुश हो गए। उन्होंने जियाची के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जियाची, सबको खुद बताओ। जियाची एक तरफ हटा और तब सबने उसके पीछे खड़ी एक शर्मीली लड़की को देखा। ये है रुओ शुए, मेरी औरत, मरमेड क्लान की चमत्कारी हीलर। मेरा ये मजबूत शरीर सब इसकी वजह से है। रुओ शुए शर्माकर उसकी बाहों में छिप गई। यंग मास्टर, इतने लोग देख रहे हैं। जियाची हंस पड़ा। शर्माने की क्या बात है, तुम मेरी हो। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया।
उसके चेहरे पर घमंडी भाव साफ दिख रहा था। रुओ शुए भी आज्ञाकारी बनने का अभिनय कर रही थी। अब सबको समझ आ गया। बीस्टमैन की खास शक्तियों के बारे में सबने सुना था, लेकिन ऐसा खजाना जियाची को मिल जाएगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग बस उसे देखकर जल रहे थे। जियाची तारीफों में डूबा हुआ था। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भाई जो बीस्टमैन लाए हैं वो असली ताकतवर है। सब जानते हैं वुल्फ क्लान कितना खतरनाक होता है, और मेरे भाई ने उनमें से सबसे भयंकर व्हाइट वुल्फ चुनी है। अगर वो ठीक से काबू में आ जाए तो वो एक अजेय हथियार बन सकती है। तब सबकी नजर मेरी तरफ मुड़ गई, क्योंकि जियाची की मरमेड पहले ही अपनी शक्ति दिखा चुकी थी। जब उसने मेरी व्हाइट वुल्फ की इतनी तारीफ की तो सब लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। अरे बड़े यंग मास्टरमा, अपनी व्हाइट वुल्फ को आज क्यों नहीं लाए? हमें भी तो देखने दो। हाँ, मैंने सुना है टॉप क्वालिटी व्हाइट वुल्फ मिलना लगभग नामुमकिन होता है। मैं भी देखना चाहता हूं। सबकी नजर मुझ पर टिक गई, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पिछले आधे महीने से लुओशी अपनी मर्जी से चल रही थी, मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी, और आज इतने महत्वपूर्ण जन्मदिन भोज के दिन वो कहीं गायब हो गई। मैं उसे कैसे ढूंढकर इन सबको दिखाऊं? मेरी खामोशी देखकर फादर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मार्क, लुओशी कहाँ है? मैं सच बताने ही वाला था। डैड, लुओशी वो। तभी एक नौकर भागते हुए हॉल में घुसा। वो जियाची के आंगन का ही आदमी था। वो बाहर किसी को इशारा कर रहा था। मैंने देखा और हैरान रह गया। 4-5 लंबे नौकर लुओशी को जबरदस्ती खींचकर अंदर ला रहे थे। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। लुओशी जोर जोर से संघर्ष कर रही थी, दांत दिखाकर गरज रही थी। उसके भेड़िए जैसे कान बाहर आ गए थे और साफ लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, वो चीख रही थी। लेकिन नौकरों ने उसकी एक नहीं सुनी। मैं व्हीलचेयर में था, तुरंत जाकर रोक भी नहीं सकता था। मेरा चेहरा ठंडा हो गया और मैंने जियाची से पूछा, ये सब क्या है छोटे भाई? जियाची ने तुरंत मासूम चेहरा बनाया और फादर की तरफ मुड़ गया। डैड, देखिए ना, बड़े भाई मुझे ही दोष दे रहे हैं। फिर वो नाटक करते हुए बोला, ये व्हाइट वुल्फ लुओशी बहुत घमंडी और बेकाबू है। सिर्फ आधे महीने में ही 15 बार भागने की कोशिश कर चुकी है। अगर ये मेरी बीस्टमैन होती तो हर बार पकड़ने पर मैं इसे पिटवाता, लेकिन बड़े भाई ये इसे काबू ही नहीं कर पा रहे। अभी मेरे नौकरों ने बताया कि वो फिर से भाग गई थी, तो मैंने तुरंत लोग भेजे उसे वापस लाने के लिए, और ये मुझे धन्यवाद बोलने के बजाय दोष दे रहे हैं। इंसान हमेशा बीस्टमैन को काबू करने के लिए ताकत और सजा का इस्तेमाल करते आए हैं। जो नहीं मानते उन्हें मार दिया जाता है। जियाची की बात सुनकर मेहमानों को भी ये सब सामान्य लगा। उनकी नजर में तुलना साफ थी। छोटा बेटा सफल और बड़ा बेटा अपनी बीस्टमैन को भी संभाल नहीं पा रहा। फादर ने जब मेहमानों को आपस में बातें करते देखा तो उन्हें लगा उनकी बेइज्जती हो गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस बदतमीज बीस्टमैन को ले जाओ और 50 कोड़े मारो। मैं तुरंत घबरा गया और बोला, फादर, लुओशी मेरी बीस्टमैन है, उसका फैसला मुझे लेने दीजिए। अच्छा, तुम क्या करोगे? फादर ने ठंडी नजर से पूछा। मैंने एक पल सोचा और सीधे कहा, फादर, मुझे लगता है इंसान और बीस्टमैन बराबर होने चाहिए। सिर्फ मारपीट से उनकी वफादारी नहीं मिलती, हमें उन्हें समझना होगा, उनकी सोच, उनकी भावनाएं। बकवास। फादर का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने मेरी बात काट दी। जियाची भी जोर से हंसने लगा। भाई, कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? इतनी हमदर्दी बीस्टमैन के लिए? क्या इसलिए क्योंकि तुम खुद सबसे नीचे हो और बस एक परफेक्ट जन्मदिन भोज खराब हो गया? बाद में भी लुओशी को कोड़े पड़े। हाँ, मेरी विनती पर 20 कम कर दिए गए। व्हाइट वुल्फ होने के कारण उसका शरीर मजबूत है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। सच कहूं तो ऐसे दंड से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिर भी मैं एक खास मरहम लेकर उसके कमरे गया। जब मैंने दरवाजा खोला, वो बिस्तर पर उल्टा लेटी हुई थी, उदास। मुझे देखते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मरहम मेज पर रखा और कहा, शायद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निशान रह जाएंगे। ये मरहम उन्हें हटा देगा। मैं मदद करता हूं, मुझे जरूरत नहीं। उसने मरहम छीन लिया और मेरा हाथ हटा दिया। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, वैसे वो जो तुमने भोज में कहा था, इंसान और बीस्टमैन बराबर हैं, क्या वो सच था? मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसकी भेड़िए वाली पूंछ अभी पूरी तरह छिपी नहीं थी और धीरे धीरे हिल रही थी। हाँ, मैं सच में ऐसा ही मानता हूं। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें खरीदा है, पर तुम आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो। ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। तब मुझे समझ आया, वो उतनी विद्रोही नहीं है जितनी दिखती है।
बाहर से वो कांटों जैसी है, लेकिन अंदर से हैरानी की बात है कि काफी नरम और थोड़ी सी प्यारी भी। अगली सुबह जैसे ही मैं उठा, मैंने नौकर से लुओ शी के बारे में पूछा। वो हिचकिचाते हुए बोला, यंग मास्टर, मैडम लुओ शी आज भागी नहीं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, तो अब कहाँ है वो? जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाजा खुला और लुओ शी अजीब से भाव के साथ अंदर आई, हाथ में ट्रे लेकर। उसने ट्रे मेज पर रखी। मैंने देखा जला हुआ अंडा, आधा पका बीफ और एक काला टोस्ट। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, तो तुम प्रभावित हुए ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया, अंडा उठाया और एक निवाला लिया। फिर बोला, बुरा नहीं है। लुओ शी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैं आराम से नाश्ता खा रहा था और कैजुअली पूछा, आज तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? ऊपर से मेरे लिए नाश्ता भी बना दिया। लुओ शी कुछ देर चुप रही, जैसे कोई पुरानी दर्द भरी बात याद आ गई हो। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। मैं आगे बढ़ा और उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगा। तब उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी 2 बड़ी बहनें और मेरी मां सब इंसानों ने पकड़ ली थीं। आज तक हमें नहीं पता वो जिंदा हैं या नहीं। हमारा व्हाइट वुल्फ क्लान शक्तिशाली है, इसलिए इंसान हमें ट्रॉफी की तरह पकड़ते हैं। बचपन से मैंने अपनी जाति के लोगों को यातना सहते देखा है। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, मुझे तुम सबसे नफरत है। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोली, लेकिन तुम उन सब जैसे नहीं लगते। वो मेरी तरफ मुड़कर अपनी गहरी नीली आंखों से देखने लगी। तुमने कभी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा ना? मैंने धीरे से उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। हाँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ना अब ना कभी। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? उसके गर्म आंसू मेरे कंधे पर गिरने लगे। धीमी सी आवाज में उसने कहा, फिर एक और चीज है जो मैं करना चाहती हूं। लुओ शी ने बताया कि वो अपनी पीढ़ी की सबसे ताकतवर फीमेल व्हाइट वुल्फ है, लेकिन उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक साधारण लड़की है जिसे सुंदर चीजें पसंद हैं। मैं हमेशा इंसानी औरतों को देखकर जलती थी। वो सुंदर कपड़े पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं। मैं सोचती थी काश मैं भी कभी सुंदर लग सकूं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया हंसूं या भावुक हो जाऊं। मैं मुस्कुराया, इतनी सी बात, चलो शॉपिंग चलते हैं। उस दिन माँ फैमिली का यंग मास्टर अपनी व्हाइट वुल्फ के साथ हर सड़क के हर कपड़ों की दुकान घूमता रहा। इतने बैग लेकर घर वापस आया कि सब लोग गॉसिप करने लगे कि शायद वो व्हाइट वुल्फ के जादू में आ गया है। कौन बीस्टमैन खरीदकर उसे काबू करने के बजाय इतना लाड़ प्यार करता है? लुओ शी ने मेरे सामने अपना बचाव पूरी तरह छोड़ दिया। वो बार बार नए कपड़े ट्राई कर रही थी, खुशी से नौकर से शीशा मंगवा रही थी। जब उसने खुद को शीशे में देखा, वो रो पड़ी। काश मेरी बहनें भी ऐसे कपड़े पहन पाती। मार्क, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछ दिए। अगर वो जिंदा हैं, तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। सच? उसकी आंखें चमक उठीं। तुम मेरी मदद करोगे? मैंने सीधा जवाब दिया, तुम मेरी पत्नी हो। बेशक करूंगा। मैंने गंभीर होकर सिर हिला दिया। लुओ शी ने मुझे काफी देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, मार्क, तुम्हारे पैरों का इलाज संभव है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए लुओ शी ने मुझे अपने व्हाइट वुल्फ क्लान का एक गुप्त उपचार तरीका बताया। चोटें उनके लिए आम बात होती हैं, और उसने खुद देखा था कि कुछ व्हाइट वुल्फ मौत के किनारे से भी इस तरीके से वापस आ गए थे। लेकिन ये तरीका हमारे क्लान का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे बाहरी लोगों को बताना मना है। मैं तुम पर भरोसा करती हूं, इसलिए तुम्हारा इलाज करूंगी। तुम्हें ये राज रखना होगा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लुओ शी मुझे इतना बड़ा मौका देगी। पिछली जिंदगी में वो कभी जियाची के साथ सहयोग नहीं करती थी। चाहे उसे कितना भी यातना दी गई हो, वो कभी नहीं झुकी। जियाची बस परेशान रहता था। इसी वजह से जब उसने रुओ शुए को देखा, जो नरम दिल थी और हीलिंग शक्ति भी रखती थी, वो जलन और लालच में अंधा हो गया। इस बार उसने बिना सोचे लुओ शी को छोड़ दिया और रुओ शुए को चुन लिया। उसे लगा लुओ शी को काबू करना नामुमकिन है और मैं उसके साथ दुख झेलूंगा। लेकिन उसे क्या पता, बीस्टमैन भी इंसानों जैसे ही होते हैं। उन्हें जबरदस्ती से नहीं, समझ और भरोसे से जीता जाता है। और फिर हमने चुपचाप इलाज शुरू किया। मैंने बहाना बना दिया कि मेरे पैरों की चोट फिर से बिगड़ गई है और मैंने खुद को अलग कर लिया। लुओ शी मेरे कमरे में रहने आ गई ताकि वो मेरा ठीक से इलाज कर सके। व्हाइट वुल्फ क्लान का उपचार तरीका बहुत क्रूर था। सबसे पहले घायल हिस्से की हड्डियां और नसें तोड़नी पड़ती थीं, इंच दर इंच। फिर एक खास जड़ी बूटी वाली दवा लगाई जाती थी, जो व्हाइट वुल्फ के दिल के खून के साथ मिलाई जाती थी। धीरे धीरे अंदर से मांस और हड्डियां दोबारा बढ़ने लगती थीं, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती थी कि एक सामान्य इंसान इसे सह ही नहीं सकता। उस दौरान रात को मेरी दर्द भरी चीखें अक्सर कमरे से बाहर तक सुनाई देती थीं।
तीसरे दिन तक मैं पूरी तरह कमजोर और थक चुका था। नौकर गॉसिप कर रहे थे कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है और मैं फिर भी लुओ शी के साथ अंतरंग हो रहा हूं। एक दिन बगीचे में जियाची ने हमें देख लिया। वो मुझे नीचा दिखाते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सुना कि आदमी औरत से ज्यादा चीखे। अगर तुम में दम नहीं है तो कोशिश ही मत करो, अपने अपंग होने को स्वीकार कर लो। लुओ शी उसकी बात से इतनी गुस्सा हो गई कि वो उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। जियाची जोर से हंसने लगा। लुओ शी भाभी, अगर मेरा भाई काम का नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। लुओ शी गुस्से से कांप रही थी। उसके जाने के बाद भी वो मेरी तरफ से नाराज हो रही थी। मार्क, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। मैंने शांति से कहा, बदला लेने का भी समय होता है, अभी नहीं। जितना ज्यादा वो घमंडी होगा उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। अगले आधे महीने तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे मेरे पैर इतने मजबूत हो गए कि मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं रही। मैं खुद से खड़ा हो सकता था। कभी कभी मेरिडियंस ब्लॉक हो जाते थे, तब लुओ शी मुझे मालिश करके राहत देती थी। एक मालिश लगभग 2 घंटे चलती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मैं उसके मुलायम, बिल्कुल हल्के से लगने वाले हाथों को महसूस कर रहा था, जो धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश कर रहे थे। वुल्फ क्लैन शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उनकी महिलाओं की त्वचा हैरानी से बेहद नरम और नाजुक होती है। ऐसे हाथ जब मेरे पैरों पर फिसल रहे थे, जिनमें अब धीरे धीरे एहसास वापस आने लगा था, तो मेरे अंदर एक अजीब सी भावना जाग उठी। लुओ शी ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने हल्की सी नजर उठाकर मुझे देखा और उसके वुल्फ ईयर्स एकदम लाल हो गए। तुम। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं भी उसे देख रहा था और खुद पर से थोड़ा कंट्रोल खोने लगा था। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और मैं धीरे धीरे उसके और करीब चला गया, लेकिन आखिर में मैंने खुद को रोक लिया। आज के लिए बस इतना ही, मैंने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और देखता रहा कि कैसे लुओ शी शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ वहां से भाग गई। मैं दिन गिन रहा था, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। मेरी पिछली जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो गैंग वॉर, अब करीब आ चुका था। आज का मां जियाची पिछले आधे महीने से भी ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर हो चुका था। पिछली जिंदगी में रुओ शुए मेरे ऊपर फिजिकल एनहांसमेंट करती थी, लेकिन बहुत संभल कर, शायद इसलिए ताकि मैं जल्दी मर न जाऊं और किसी को शक न हो, इसलिए वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ऐसा करती थी। लेकिन जियाची अलग था। वो घमंडी और बेहद बेसब्र था। पिछली जिंदगी में हारने के बाद अब वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए पागल हो चुका था। वो हर दिन रुओ शुए पर जोर डालता था कि वो उस पर एनहांसमेंट करे। अब उसका शरीर इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका था कि वो इंसान कम और बीस्टमैन ज्यादा लगता था। फादर उसे देखकर बहुत खुश थे। माँ फैमिली में इतना ताकतवर वारिस पहले कभी नहीं हुआ था। हथियारों के बिजनेस के लिए ऐसा शक्तिशाली लीडर होना बहुत बड़ा फायदा था। और मैं अब भी उतना ही कमजोर और नाजुक दिखता था। नौकर आपस में बातें करते थे, कहते थे कि जियाची रुओ शुए के साथ एक शेर जैसा बन गया है और अगला फैमिली हेड वही बनेगा। और मेरे पास लुओ शी जैसी ताकतवर व्हाइट वुल्फ होने के बावजूद मैं उसका सही इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। बस अपनी निजी भावनाओं में उलझा रहता था। उनके हिसाब से मैं पूरी तरह होपलेस था। ये बातें आखिरकार फादर तक भी पहुंच गईं। उनका मुझसे निराश होना और बढ़ गया। जब चेन फैमिली गैंग के साथ सालाना डील का समय आया तो उन्होंने हमें बुलाया। मेरे सामने उन्होंने सीधा कहा, माँ के, मुझे लगा था कि लुओ शी को लाकर तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। इस साल चेन फैमिली के साथ होने वाली डील जियाची संभालेगा। तुम्हें अब इस हिस्से के बिजनेस में शामिल होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फादर ने यह कहा, जियाची तुरंत बोला, डैड, भले ही भाई थोड़े केयरलेस हों, लेकिन वो माँ फैमिली के वारिस हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही हटा देंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा करते हैं, डील भाई लीड करेंगे और मैं उनके साथ जाऊंगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं उनकी रक्षा कर लूंगा। फादर तुरंत मान गए। जियाची, तुम सच में जिम्मेदार हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ ठंडी नजर से देखा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मुझे दोबारा निराश मत करना। मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी। मेरे सीधे साधे फादर क्या समझते? जियाची का ये सब ड्रामा किसी भाईचारे के लिए नहीं था। वो जानता था कि इस डील में लड़ाई होगी। वो खुद जोखिम नहीं लेना चाहता था और चाहता था कि मैं मर जाऊं। इस बार उसे लगा कि मेरे पास रुओ शुए नहीं है जो मुझे बचा सके, इसलिए शायद मैं सीधे मर जाऊंगा और उसके बाद वो आराम से फैमिली हेड बन जाएगा। डील वाले दिन सब कुछ बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा ही हुआ। चेन फैमिली गैंग के लोगों ने बिना किसी चेतावनी के हथियार निकाल लिए और हमारे आदमियों पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल खून खराबे में बदल गया। जियाची बिल्कुल शांत था। वो पीछे खड़ा सब देख रहा था, लेकिन एक बार भी मदद करने नहीं आया। हमारे आदमी एक एक करके गिर रहे थे। मेरे सामने एक लोहे की प्लेट थी जिसे कवर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन व्हीलचेयर में होने की वजह से मैं आसान निशाना था।
जल्द ही चेन फैमिली का एक आदमी मुझे टारगेट करके मेरी तरफ दौड़ा। उसने दांत भींचे और अपनी लंबी ब्लेड मेरे ऊपर चला दी। जियाची मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसने ये सब देखा, फिर मेरी तरफ देखकर एक खतरनाक मुस्कान दी। उसके होंठ हिले और मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा था। प्रिय बड़े भाई, अब तुम आराम से मर सकते हो। सब कुछ साफ हो गया। इस बार उसने पहले से ही सब सेट कर रखा था। चेन फैमिली के आधे लोग उसके साथ मिले हुए थे। ये पूरी तरह से प्लान किया हुआ विश्वासघात था। लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वो ब्लेड मेरे ऊपर गिरने वाली थी, मैंने पूरी ताकत से अपनी व्हीलचेयर को पीछे धक्का दिया। व्हीलचेयर दूर जा गिरी और मेरे पैर सीधे खड़े हो गए। मैं अपने पैरों पर खड़ा था। ब्लेड हवा में रह गई और उसी पल लुओशी ने अपने नंगे हाथों से हमला कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी से सीधे उस आदमी की जानलेवा जगह पर वार किया। मैं जोर से चिल्लाया, लुओशी, अब सब तुम्हारे भरोसे है। लुओशी मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर वो पूरी तरह बेकाबू होकर लड़ने लगी। उसने अपना आधा वुल्फ रूप धारण कर लिया। उसके तेज पंजे और वुल्फ ईयर्स बाहर आ गए। उसके पंजे हथियार बन चुके थे। उसके कान हर दिशा की आवाज सुन रहे थे और उसकी आंखें हर तरफ देख पा रही थीं। सबसे पहले उसने चेन गैंग के लोगों द्वारा घायल किए गए मा फैमिली के आदमियों को बचाया। फिर अकेले ही चेन फैमिली गैंग के लोगों पर टूट पड़ी, जब तक कि सिर्फ एक आदमी नहीं बचा। माँ जियाची की आंखें गुस्से से बाहर निकलने वाली थीं। उसके पूरे शरीर की नसें उभर आई थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। तुम्हें तो यहीं मर जाना चाहिए था। तुम खड़े कैसे हो सकते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये तो तुम ही बताओ। रुओशुए, जो अब तक जियाची के पीछे छिपी हुई थी, पहली बार अपनी कमजोर और मासूम एक्टिंग छोड़कर मुझे ध्यान से देखने लगी। उसकी नजरें जैसे मुझे परख रही थीं। उधर लुओशी ने अपने तेज पंजे चेन फैमिली गैंग के आखिरी आदमी की गर्दन पर रख दिए। उसने ठंडी आवाज में पूछा, डील तोड़कर हमला क्यों किया? माँ फैमिली के बड़े यंग मास्टर को मारना क्यों चाहते थे? वो आदमी डर से कांपने लगा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। ये सब सेकंड यंग मास्टर माँ का प्लान था। यंग मास्टर माँ ने ही कहा था कि डील के दौरान ट्रबल क्रिएट करो और केओस में बड़े यंग मास्टर को मार दो। मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो बस ऊपर से मिले आदेश मान रहा था। मुझे छोड़ दो प्लीज। इतने बड़े हंगामे की खबर आखिरकार फादर तक पहुंच गई। वो तुरंत ड्राइवर और दर्जन भर नौकरों को लेकर वहां पहुंचे। अंदर आते ही उन्होंने देखा चेन गैंग का आदमी लुओशी के कब्जे में था और माँ फैमिली के कई लोग जमीन पर घायल पड़े थे। फादर का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये सब आखिर हुआ क्या है? चेन गैंग का आदमी तुरंत चिल्लाया, मास्टर माँ, आपको इंसाफ करना होगा। ये सब यंग मास्टर माँ का प्लान था। उन्होंने ही कहा था कि डील के दौरान ट्रबल क्रिएट करो और केओस में बड़े यंग मास्टर को मार दो। माँ जियाची का चेहरा एकदम बदल गया। ये सब बकवास कर रहा है। लेकिन फादर ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर उनकी नजर मुझ पर गई। उन्होंने देखा कि मैं व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा था। उनकी आंखों में साफ हैरानी थी। मार्क, तुम्हारे पैर, मैं झुककर बोला। शायद उस समय जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी हालत भूल गया और उसी पल खड़ा हो गया। उस हिसाब से तो मुझे अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ जियाची गुस्से से काला पड़ गया। फादर, इसकी बातों में मत आइए। इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये खुद चेन गैंग के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फादर ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सबसे ज्यादा घायल पड़े माँ फैमिली के आदमी से पूछा, सच सच बताओ, आज यहाँ क्या हुआ था? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उस आदमी ने पेट पकड़ते हुए कहा, मास्टर माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। चेन गैंग के लोग अचानक हम पर टूट पड़े और जब सेकंड यंग मास्टर ने देखा कि बड़े यंग मास्टर सुरक्षित हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि उन्हें यहीं मर जाना चाहिए था। इसके बाद फादर ने बाकी आदमियों से भी पूछा और सबने लगभग यही कहानी बताई। माँ जियाची ने आज के केओस का इस्तेमाल करके मुझे खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ बचूंगा ही नहीं बल्कि पिछली जिंदगी की तरह अपनी डिसेबिलिटी भी पार कर लूंगा। मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उस वक्त भी चेन गैंग ने अचानक हमला किया था। अब सोचता हूं तो साफ समझ आता है कि उसके पीछे भी माँ जियाची ही था। फर्क बस इतना था कि तब मैं उस डिजास्टर को अपने लिए ब्लेसिंग बना पाया था और इस जिंदगी में भी वो एक बार फिर मुझसे हार चुका था। माँ जियाची समझ चुका था कि अब सब खत्म हो चुका है। बिजनेस साबोटाज करना और अपने ही भाई की हत्या की साजिश रचना कोई छोटी बात नहीं थी। इस बार फादर उसे नहीं बचाने वाले थे। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा और फादर के सामने रेंगते हुए बोला, डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन फादर का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उन पर उसकी दया भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मार्क, अब जब तुम ठीक हो चुके हो तो तुम्हें माँ फैमिली की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आज से जियाची के सारे बिजनेस तुम्हारे हवाले हैं, इसलिए अच्छे से काम करना। मुझे दोबारा निराश मत करना। फादर की ये बात सुनते ही माँ जियाची पूरी तरह सुन पड़ गया। उसे पता था कि फादर सख्त हैं, लेकिन उसने वो हमेशा इस बात से डरा रहता था कि एक दिन सच बाहर आ जाएगा
और फादर उसके कंट्रोल वाले सारे बिजनेस मुझे दे देंगे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी प्लानिंग की हो, वो अपनी किस्मत से बच नहीं पाया। मैंने प्रॉपरली अरेंज लेजर्स फादर को दिए और उनमें जो लॉसेस और गड़बड़ियां थीं सब डिटेल में समझा दिया। फादर गुस्से से फट पड़े। माँ जियाची इतने सालों से स्मार्ट और केपेबल होने का नाटक करके उन्हें बेवकूफ बना रहा था। मेरे फादर जैसे इंसान के लिए जो अपनी रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि माँ जियाची को उसके प्राइवेट कोर्टयार्ड में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अब वो बिना परमिशन के कहीं आ जा नहीं सकता था। इसी बीच फादर का ट्रस्ट मिलते ही मैंने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। बाहर के वेल्थी मर्चेंट्स जो पहले हमेशा जियाची की चापलूसी करते थे, उन्हें भी समझ आ गया कि अब हालात बदल चुके हैं। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगे। कुछ डील्स के बाद उनमें से कई लोग मेरे साथ काफी कंफर्टेबल हो गए। वो जेन्युइनली मेरी तारीफ करते थे, कहते थे कि मैं जियाची से कहीं ज्यादा स्टेबल और रिलायबल हूं। उनका कहना था कि अगर मैंने पहले ही फैमिली बिजनेस संभाल लिया होता तो जियाची कभी मेरे सामने टिक ही नहीं पाता। सच कहूं तो मैं भी इस बात से अग्री करता हूं। मेरा भाई खुद को जरूरत से ज्यादा समझता है और बेहद पेटी भी है। शायद इसी वजह से 2 जिंदगियां मिलने के बाद भी उसने अपनी कार्ड्स इतनी बुरी तरह खेल दी। जब मैं अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था, तब भी मैं अपने प्यारे भाई को देखना नहीं भूला। एक दिन मैं सीधे उसके कोर्टयार्ड में चला गया, बिना सर्वेंट्स को इन्फॉर्म किए सीधे अंदर घुस गया। शायद वही उसका मेडिसिन लेने का टाइम था, जब से उसकी पावर चली गई थी और उसके सारे प्लान्स एक्सपोज हो गए थे। तब से वो इतना गुस्से में था कि खून उगलकर बीमार पड़ गया था। तब से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और रुओ शुए उसकी पर्सनल केयर कर रही थी। मैंने सुना था कि रुओ शुए उसे रोज 3 बोल्स एक स्पेशल मेडिसिन पिलाती है। लोग कहते थे कि वो उसकी रिकवरी फास्ट करती है, लेकिन मुझे रुओ शुए पर कभी भरोसा नहीं था। मुझे पहले से शक था कि वो मेडिसिन कुछ और ही है, और सच में जैसे ही मैं उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और हल्की सी खुली दरार से अंदर देखा, मेरा शक यकीन में बदल गया। माँ जियाची का शरीर बुरी तरह गल रहा था। उसकी स्किन पर स्कैब बनता, फिर दोबारा सड़ जाता। वो आदमी बिल्कुल मरने के करीब लग रहा था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं, आंखें बंद थीं, जैसे किसी भी पल उसकी मौत हो सकती हो। रुओ शुए उसके पास बैठी थी, हाथ में खाली सूप बोल पकड़े हुए। शायद उसे लगा कि जियाची सो रहा है और वहां कोई आने वाला नहीं। तभी उसने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। माँ जियाची, तुम तो बड़े पावरफुल ह्यूमन बनते थे ना? वो धीमे से हंसते हुए बोली। अब क्या हुआ? एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, हाथ तक नहीं हिला सकते। हमारे मर्मन क्लैन की सीक्रेट आर्ट्स कैसी लग रही हैं? उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। लगता है तुम्हें मरते दम तक ये पता नहीं चलेगा कि ये पावर असल में तुम्हारी लाइफ के बदले मिलती है। वो जोर से हंस पड़ी। तुम्हें पता है, ये सब हमने तुम इंसानों के खिलाफ बनाया था। इसी वजह से हमने ऐसी मेडिसिन क्रिएट की। हमारे हर मरमैन को पता होता है कि इस इमेंस पावर के पीछे सिर्फ मौत छिपी है, फिर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। चाहे हमारा शरीर धीरे धीरे गल जाए, चाहे हम दर्द में तड़प तड़प कर मर जाएं, फिर भी क्योंकि हमारे सबसे बहादुर मरमैन अपनी पूरी जाति के लिए मरने को तैयार रहते हैं। और तुम, रुओ शुए की आंखों में नफरत भर गई। तुमने इसे किसी हेल्थ टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया। ये तुम्हारी सजा है। तुमने हमारे लोगों का शिकार किया और अब तुम वही दर्द भुगत रहे हो जिसके तुम हकदार हो। तभी मुझे सब समझ आ गया। यही असली वजह थी कि रुओ शुए हमेशा मुझसे नफरत करता था। सिर्फ मुझसे नहीं, पूरी माँ फैमिली से और हर उस इंसान से जो बीस्टमैन की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो ये सब तुम हमेशा से सोचते आए हो? आवाज सुनते ही रुओ शुए पलटा और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। यंग मास्टर माँ, आपने सब सुन लिया? मैं धीरे धीरे उसके पास गया। कोई बात नहीं, मुझे ये सब पहले से पता था। तुम्हें पता था? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा खतरनाक हो गया। तुम्हें मेरी एक्टिंग के बारे में कब से पता था? मैं हल्का सा हंसा। शायद शुरू से ही। एक पल के लिए वो पूरी तरह चुप हो गया। उसके लिए मैं हमेशा एक विलन था, ऐसा इंसान जो उसे सिर्फ उसकी यूजफुलनेस की वजह से अपने पास रखे हुए था। फिर तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? उसका सवाल सुनते ही मेरी पुरानी यादें वापस आने लगी। पिछली जिंदगी में जब रुओ शुए मेरी वाइफ थी, उसने मुझे हील किया था, मेरे पैरों को ठीक किया था, और वो छोटे छोटे गर्मजोशी भरे पल जो हमने साथ बिताए थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे सच में नफरत नहीं करता। अगर मैं उसकी जगह होता, अगर किसी ने मेरी फैमिली को हर्ट किया होता, मेरी जाति को खत्म करने की कोशिश की होती और फिर मुझे पकड़कर पूरी जिंदगी के लिए स्लेव बना दिया होता, तो क्या मैं उनसे नफरत नहीं करता? बीस्टमैन और इंसानों के बीच की नफरत एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। ये पीढ़ियों से जमा होती आई थी। लेकिन सच यही था कि गलती कभी बीस्टमैन की नहीं थी, गलती हमेशा इंसानों की थी। वो सिर्फ फ्रीडम चाहते थे। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरी नजर माँ जियाची पर पड़ी, जो सपोजिटली सो रहा था। उसकी आईलैशेस हल्की सी हिली। मैं तुरंत समझ गया कि वो काफी देर से जाग रहा था, बस इसलिए सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता था। मैंने हल्का सा इशारा उसकी तरफ किया।
रुओ शुए ने भी तुरंत नोटिस कर लिया। उसने धीरे से पूछा, अब क्या करें? मैं बस मुस्कुरा दिया और अपनी पॉकेट से वो साइलेंसिंग पॉइजन निकाला जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। वैसे भी आज मैं उसे जियाची पर इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इतना परफेक्ट मौका मिल जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रुओ शुए ने खुद अपने हाथों से जियाची को वो पॉइजन दे दिया, ऐसा जहर जिससे वो कभी दोबारा बोल नहीं पाएगा। अब उसके हाथ पैर धीरे धीरे गल रहे थे। वो ना लिख सकता था, ना बोल सकता था, अपनी सफाई तक नहीं दे सकता था, और बिना मरमेड की देखभाल के वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। और सबसे बड़ी बात, फादर की परमिशन के बिना वो उस कोर्टयार्ड से बाहर भी नहीं जा सकता था। इस तरह माँ जियाची पूरी तरह गेम से बाहर हो चुका था। और मैं धीरे धीरे माँ फैमिली में अपनी पोजीशन मजबूत करता गया। जब जियाची मर गया तब मैंने ऑफिशियली माँ फैमिली के हेड की जगह संभाल ली। मैंने माँ फैमिली के आर्म्स बिजनेस को एक बिल्कुल नए लेवल तक पहुंचा दिया। और जब से मैंने कंट्रोल संभाला, मैंने बीस्टमैन के लिए कई नए रूल्स लागू किए, कम से कम माँ फैमिली के अंदर। अब उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाने लगे थे। रुओ शुए के लिए जियाची की मौत के बाद मैंने उसकी आखिरी विश पूरी की। मैंने उसे वापस उसके मरफोक क्लैन में लौट जाने दिया। जाने से पहले वो थोड़ी देर रुका, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। फिर उसने कहा कि उसने एक सपना देखा था। उस सपने में वो मेरी वाइफ था और आखिर में उसने मुझे मार दिया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। वो सिर्फ एक सपना है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर वो धीमे से बोला, फिर भी मुझे तुमसे माफी मांगनी है। शायद उसे भी अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस आ गई थीं, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपना ध्यान वापस मोड़ लिया। मैंने लुओ शी के पेट पर हाथ रखा जो अब साफ नजर आने लगा था। मैं मुस्कुराया, देखो अभी इतना छोटा है, लेकिन पेट कितना बड़ा हो गया है। जब ये पैदा होगा ना, एक हेल्थी सा गोलू मोलू लड़का होगा। लुओ शी ने मुझे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी बस एक ही विश है कि वो पैदा हो ऐसी दुनिया में